में से कितने लोग अपना टैक्स बचाते हैं या टैक्स बचाने की कवायद करते हैं, मीन्स कोशिश करते हैं? हर कोई अपना टैक्स बचाना चाहता है क्योंकि हर कोई बहुत मेहनत से पैसे कमाता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूं एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसकी मदद से आप अपनी हार्ड एंड मनी पे टैक्स बचा सकते हैं, जिस इंस्ट्रूमेंट का नाम है ELSS। तो हम जानेंगे ELSS के बेनिफिट्स क्या हैं, ELSS के फीचर्स क्या हैं और ELSS पे होने वाली इनकम पे टैक्सेबिलिटी क्या रहेगी। साथ में हम देखेंगे कि ELSS और PPF में कौन सा विकल्प बेहतर है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। चलिए आइए समझते हैं इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम को, जिसको हम प्यार से टैक्स सेवर भी बोलते हैं। तो ELSS फंड क्या होता है? ELSS फंड एक बेसिकली टैक्स इंस्ट्रूमेंट है जो कवर होता है इनकम टैक्स के सेक्शन 80C के अंदर, जहां 1,50,000 तक हम अपने टैक्स को कवर कर सकते हैं। बट इसके अंदर जो सेविंग होगी वो 1,50,000 की नहीं होगी। मैं अगली स्लाइड में आपको समझाऊंगा कि टोटल टैक्स सेविंग कितनी होती है, बट आप जो अमाउंट ले सकते हैं वो 1.5 लाख रुपए तक ले सकते हैं। 80C के अंदर बाकी प्रोडक्ट्स भी हैं जो हम आगे स्लाइड्स में देखेंगे अपार्ट फ्रॉम ELSS, जो इसके अंदर कवर होते हैं। अच्छा, इसके अंदर इक्विटी का पोर्शन कितना रहता है? कम से कम 65% इसके अंदर इक्विटी लिंक स्कीम्स रहती हैं और टैक्सेशन इसकी तभी इक्विटी की होती है। आगे बढ़ते और समझते हैं ELSS वर्क कैसे करता है। मैक्सिमम सेविंग यहाँ कितनी रहती है? अगर आपको स्लैब रेट याद हो तो स्लैब रेट के परसेंटेज कितने होते हैं? 5%, 20%, 30%। तो मैं अगर हाईयर साइड में 30% को पकड़ लेता हूं, फॉर एग्जांपल 1.5 लाख रुपए मैंने आपको बताया यहाँ पे अमाउंट हमें अलाउ है। 1.5 लाख का अगर मैं 30% करता हूं तो आता है 45,000, 45,000। उस 45,000 में 4% का अगर सेस जोड़ता हूं तो 46,800। तो टोटल सेविंग आपको हो जाती है 46,800 ऑन द मैक्सिमम साइड। कितनी? 46,800। मैं निकाली कैसे? 1.5 लाख की 80C की लिमिट है, उस पे मैंने 30% का मैक्सिमम रेट लगाया। वो रेट लगाने के बाद स्लैब का मैक्सिमम रेट, ठीक है, 30% लगा के 45,000, उस पे मैंने 4% का सेस जोड़ा तो 46,800 आप अपने पैसे बचा सकते हैं। यहाँ पे एक चीज और, इसके अंदर लॉकिंग पीरियड जो रहता है वो लॉकिंग पीरियड 3 साल का रहता है। ये मैंडेटरी लॉकिंग पीरियड है, इससे पहले आप पैसा नहीं निकाल सकते। तो अगर आप पैसा इसमें डालते हैं तो 3 साल के लिए आपको पेशेंटली बैठना पड़ेगा। टैक्सेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं तो टैक्सेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से 3 साल के लिए सिंस आप पैसे को नहीं निकाल सकते तो ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आपका बनाता है, क्योंकि 3 साल से पहले अगर आप पैसे को निकाल सकते तो यहाँ पे आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन बनता, बट आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बनता है। और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में एक चीज समझने वाली बात यह है कि यहाँ पे इंडेक्सेशन नहीं होती। तो यहाँ इंडेक्सेशन नहीं होती तो उसकी वजह से क्या होता है, इंडेक्सेशन ना होने की वजह से टैक्सेबिलिटी 10% की बनती है, ना कि 20% की। तो 10% की टैक्सेबिलिटी आपकी यहाँ बनती है। अब बात यह आती है कि अगर आपको डिविडेंड देती है AMC, अगर आपको कोई AMC डिविडेंड यहाँ पे देती है तो 2020 तक तो डिविडेंड इन्वेस्टर के हैंड पे फ्री होता था। क्या होता था? DDT कंपनी पे कर देती थी, बट 2021 से DDT हटा दिया गया है और टैक्स अब जो भी आपको डिविडेंड मिलेगा वो आपकी इन्वेस्टर की इनकम में काउंट होगा, वो इनकम में जोड़ दिया जाएगा और आप स्लैब रेट के अकॉर्डिंगली टैक्स पेमेंट करेंगे। ठीक है, तो ये टैक्सेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने बात करी। आगे बढ़ते हैं, आगे समझते हैं बेनिफिट्स ऑफ ELSS। सबसे पहला बेनिफिट क्या है? टैक्स सेविंग होती है आपकी। यहाँ पे बड़ा नॉर्मल है, आप ELSS में इसलिए ला रहे हैं, यहाँ पे टैक्स सेविंग होती है। देखिए एक बात को समझिए यहाँ पे कि ELSS का मतलब ये नहीं है कि कंप्लीट आपकी टैक्स सेविंग होगी। टैक्स सेविंग कब होगी? जब आप 1 लाख रुपए तक आपको कोई अमाउंट मिल रहा है। मान लीजिए आपका 1 लाख रुपए तक का गेन हुआ तो 1 लाख रुपए तक का लॉन्ग टर्म गेन आपका जो है टैक्स फ्री है। 1 लाख से ऊपर जब जाएगा तो आपकी टैक्सेबिलिटी बनेगी कितनी? 10% की। मैंने आपको समझाया था टैक्सेबिलिटी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितने का? 10% विदाउट इंडेक्सेशन। तो ये कंप्लीटली टैक्स फ्री प्रोडक्ट नहीं है, बट हाँ आपको एक मौका मिलता है कि 1.5 लाख रुपए तक आप अपना यहाँ पे लगा दीजिए और जितना आपका गेन होगा अगर वो 1 लाख से कम है तो यहाँ पे टैक्स नहीं है उस पे। 1 लाख से ज्यादा बढ़ती 10% की टैक्सेबिलिटी रहेगी। और दूसरी चीज ये है कि ये हेल्प करता है आपकी सेविंग हैबिट डेवलप करने में। जनरली हमारे पास पैसा सेव नहीं हो पाता, तो इस बहाने हम अपनी सेविंग भी कर लेते हैं। और सेविंग होने से बेनिफिट ये होता है कि लॉन्ग टर्म में आपकी वेल्थ क्रिएशन हो जाती है। कंपाउंडिंग के बेनिफिट आपको यहाँ पे दिखते हैं ताकि लॉन्ग टर्म में आपकी सेविंग हो जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आता है फैक्टर्स टू बी कंसिडर्ड व्हाइल सेलेक्टिंग एन ELSS फंड। क्या क्या चीजें एक इन्वेस्टर को सोचनी चाहिए जब एक ELSS फंड में आए? तो सबसे पहले आप रिटर्न्स की तरफ देखें। रिटर्न्स यहाँ पे हिस्टोरिक रिटर्न है। और एक बात मैं बता दूं, हिस्टोरिक रिटर्न्स की अगर मैं बात करता हूं यहाँ पर, तो हिस्टोरिक रिटर्न्स किसी तरीके से प्रूफ नहीं है कि आपका फ्यूचर में भी वही रिटर्न कॉन्स्टेंटली आएंगी। तो आपको ध्यान से अपना ELSS फंड सेलेक्ट करना है, पोर्टफोलियो देख के सेलेक्ट करना है आपको। तो यहाँ पे आपको थोड़ी समझदारी दिखानी है कि आपको रिटर्न्स तो देखनी है कि बेस्ट मार्केट में कौन सी AMC दे रही है, और वो टेन्योर भी अगर आप देखें तो टेन्योर ये जरूर ध्यान रखें कि किसी भी ELSS को देखने के लिए
कम से कम 5 साल की रिटर्न को जरूर देखें। जब हम टैक्स सेवर में पैसा लगाते हैं तो कम से कम 5 साल से लेकर 7 साल के होराइजन को ध्यान में रख के हम पैसा लगाते हैं। 3 साल तक तो मैंडेटरी लॉक रहता है, बट 3 साल के बाद आप पैसे को निकाल सकते हैं, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप 3 साल के बाद निकालिए। सिंस इक्विटी का अमाउंट इसमें ज्यादा हाई होता है प्रोडक्ट के अंदर, तो वॉलेटिलिटी कंपैरेटिवली बहुत हाई रहती है। तो ध्यान हमें ये रखना है कि कम से कम 5 से 7 साल के टेन्योर के हिसाब से हम एंटर करें। इन्वेस्टमेंट होराइजन, जैसे कि मैंने आपको बताया कि 5 से 7 साल का इन्वेस्टमेंट होराइजन आपको लेके माइंडसेट में आना है। अगर आप ये सोच के आ रहे हैं कि मुझे टैक्स ही बचाना है 3 साल के लिए, तो माइट भी हो सकता है आपकी रिटर्न्स बन जाए, और ये भी हो सकता है रिटर्न्स ना बने, क्योंकि इक्विटी का पार्ट इसमें बहुत हाई रहता है, तो वॉलेटिलिटी कंपैरेटिवली हाई रहती है, तो ये चांसेस भी हो सकते हैं आपके रिटर्न्स उतनी निकल के ना आए। तो होराइजन हमेशा 5 से 7 साल का लेके चले माइंड में, क्योंकि मेजरली वैसी चले जैसे आप लार्ज कैप स्कीम्स के टाइम में अपने माइंड में इन्वेस्टमेंट होराइजन को रखते हैं। नेक्स्ट है लॉक इन पीरियड। लॉक इन पीरियड में आपको बता चुका हूं 3 साल का इसके अंदर रहता है। 3 साल जब आप पैसा डालते हो तो 3 साल के लॉक हो जाता है, उस पैसे को आप नहीं निकाल सकते। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे पॉइंट आता है कि कितना पैसा मैं ईएलएसएस में इन्वेस्ट करूं, हाउ मच टू इन्वेस्ट इन ईएलएसएस फंड। दोस्तों अगर आप सोचिए कि एटीसी की लिमिट कितनी थी, 1.5 लाख रुपए, तो कायदे से आपको पैसा जो लगाना चाहिए यहाँ पे 1.5 लाख रुपए तक ही लगाना चाहिए। बाकी आपकी अपनी श्रद्धा है, अगर आप लगाना चाहते हैं तो मेरा मानना है कि बाकी इक्विटी स्कीम्स में लगाइए। अब डिपेंड करता है आप लमसम में लगा रहे हैं या फिर उसको एसआईपी के रूट पे लगा रहे हैं, यह मैं आपको आगे फर्दर स्लाइड में बताऊंगा। चलिए मूव करते हैं। हाउ टू रिडीम बिफोर एंड आफ्टर 3 ईयर्स। 3 साल से पहले और 3 साल के बाद रिडीम कैसे कर सकते हैं। दोस्तों 3 साल से पहले तो रिडीम का कोई क्वेश्चन ही नहीं होता। अगर आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा है कि मुझे आज टैक्स सेवर में मैंने मान लीजिए 1 लाख रुपए डाल दिया, क्या मैं कल निकाल सकता हूं, अगले साल निकाल सकता हूं, उसके अगले साल नहीं जी, बिल्कुल नहीं। 3 साल के लिए आपका पैसा लॉक्ड हो जाता है, आप नहीं निकाल सकते। 3 साल के बाद आप निकाल सकते हैं। और आफ्टर 3 इयर्स कैसे रिडीम करेंगे। आफ्टर 3 ईयर आप फुल यूनिट्स को रिडीम कर सकते हैं, या फिर आप एसडब्ल्यूपी कर सकते हैं, जिसको कहते हैं सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान। एक फिक्स इंटरवल टाइम पे आप अपने हिसाब से जो भी अमाउंट आप तय करेंगे उसके बेसिस पे आप वहां से विड्रॉल कर सकते हैं, जिसको कहते हैं एसडब्ल्यूपी। या फिर अगर आप बने रहना चाहते हैं किसी और स्कीम में, तो आप यहां से स्विच भी कर सकते हैं पैसे को किसी और स्कीम में, जब उसका लॉकिंग पीरियड हट जाएगा और सारी यूनिट्स फ्री हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आता है लमसम और एसआईपी, विच वन इज बेस्ट ऑप्शन। देखो दोस्तों ध्यान से समझना है, यहां पे होता क्या है ना, जनरली अगर एक सैलरीड पर्सन से देखा जाए तो वो करते क्या है, मार्च में अपना एक लमसम इन्वेस्टमेंट कर देते हैं टैक्स को बचाने के लिए, ठीक है। तो उस पॉइंट पे मैं एक चीज आपको समझाना चाहूंगा, आप ये भी कर सकते हैं कि एसआईपी को आप अप्रैल ऑनवर्ड्स अपनी चालू कर दें, ठीक है। अगर आप सिर्फ एटीसी में ईएलएसएस पे ध्यान लेके बैठे हैं और बाकी किसी चीज में नहीं बैठे, तो तकरीबन 12 से 12.5 हजार के आसपास आपको एसआईपी तैयार करनी पड़ेगी हर मंथ ऑन मंथ बेसिस पे। एसआईपी आप वीकली भी कर सकते हैं, मंथली भी कर सकते हैं, क्वार्टरली कर सकते हैं, बाई एनुअली कर सकते हैं। आप ये एएमसी से पूछ सकते हैं, जो आपको बेटर लग रहा है आप उस ऑप्शन में जा सकते हैं। आप एसआईपी के बहुत सारे ऑप्शन है, बट एसआईपी और लमसम में एक चीज का बेनिफिट आता है कि एसआईपी में आपकी रुपी कॉस्ट एवरेजिंग आ जाती है। कहीं ना कहीं आपको जब मार्केट नीचे जाती है ज्यादा यूनिट्स एक्यूमुलेट कर सकते हैं, मार्केट ऊपर जाती है तो कम यूनिट्स एक्यूमुलेट करते हैं। कहीं ना कहीं आपकी परचेज प्राइस में एवरेजिंग हो जाती है, जितने भी आपने खरीदा था वो प्राइस आपको कम पड़ जाता है और आपके अल्टीमेटली ज्यादा यूनिट्स एक्यूमुलेट हो जाते हैं। इसके बारे में मैं आपको एक फर्दर क्लास में समझाऊंगा कि कैसे पूरा गेम चलता है जिससे रुपी कॉस्ट एवरेजिंग आती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम देखेंगे कि एटीसी के और कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं। तो अपार्ट फ्रॉम ईएलएसएस गवर्नमेंट ने हमें बहुत सारे प्रोडक्ट्स यहां पे दे रखे हैं, लाइक पीपीएफ मतलब पब्लिक प्रोविडेंट फंड, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड, वॉलंटरी प्रोविडेंट फंड। ये भी अलग स्कीम्स है जिनमें हम पैसा डाल के अपने टैक्स को बचा सकते हैं। नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट हो गया, सीनियर सिटीजन सेविंग सर्टिफिकेट हो गया, सुकन्या समृद्धि योजना हो गया, फिक्स डिपॉजिट हो गया, यूलिप हो गया। आप इनमें भी पैसा लगा के कर सकते हैं। ये अदर ऑल्टरनेटिव्स आपके पास अवेलेबल है, बट मैं अब यहाँ कंपैरिजन करके दिखाऊंगा आपको कि कैसे ईएलएसएस इनसे बेहतर बन सकता है। ये मैं आपको फैक्ट एंड बेसिस पे ये आपको फिगर दिखाने वाला हूं। ये आपकी स्क्रीन पे आप देख सकते हैं टैक्स सेविंग ऑप्शंस मैंने ले रखे हैं, जब मैंने ईएलएसएस फंड्स को बाकी एटीसी के प्रोडक्ट के साथ कंपेयर कर रखा है, जिसमें नेशनल पेंशन स्कीम भी है, सुकन्या समृद्धि योजना भी है, पब्लिक प्रोविडेंट फंड है, सीनियर सिटीजन सेविंग सर्टिफिकेट है, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट है, बैंक की एफडी और यूलिप्स मैंने ले रखे हैं। अगर आप एक चीज नोट करेंगे कि लॉक इन पीरियड को जब आप देखेंगे तो लॉक इन पीरियड के अंदर सबसे कम पीरियड किसका आ रहा है, ईएलएसएस फंड का 3 इयर्स का, क्योंकि एनपीएस की बात करूं तो टिल रिटायरमेंट तक आपको उस पैसे को रखना पड़ेगा। सुकन्या समृद्धि स्कीम में 21 साल तक, पब्लिक प्रोविडेंट फंड में पीपीएफ में 15 साल तक आपको पैसा रखना पड़ेगा, बाकी स्कीम में 5 साल तक आपका पैसा लॉक्ड रहेगा। और रिटर्न्स की बात करें तो ये हम रिटर्न्स जो देख रहे हैं, ये रिटर्न्स हम हिस्टोरिक 5 ईयर की रिटर्न देख रहे हैं, वो भी हमने टियर 1 इक्विटी फंड्स के हिसाब से कैलकुलेट करी, तो 14 से 17% की रेंज हमें डिफाइन करके देता है। सेम सुकन्या समृद्धि स्कीम में हम देख रहे हैं 8.5% की, और फिर नीचे उस हिसाब से रिटर्न्स कम होती रहती है, 7 से 8% की, बैंक एफडी में 6 से 8% की। तो यहाँ डेफिनेटली एक पिक्चर क्लियर कट निकल के आती है कि कहीं ना कहीं ईएलएसएस फंड जो है एक बेटर ऑप्शन रहता है हमारे लिए। एनी हाउ इफ अगर हम कंपेयर करें बाकी एटीसी प्रोडक्ट है, बाकी आपको डिसाइड करना है कि आपको क्या लगता है बेटर आपके लिए क्या है। देखिए ईएलएसएस में एज सच कोई रिस्क तो इक्विटी के साथ हमेशा
एसोसिएट रहेगा। समझने वाली बात यह है कि अगर आपके पास पेशेंस है तो आप डेफिनेटली 5 से 7 साल के लिए इस प्रोडक्ट में उतर सकते हैं और अच्छा खासा रिटर्न बना के यहां से निकल सकते हैं और अपना टैक्स भी बचा सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे मैं बात कर रहा हूं कि ईएलएसएस को मैं पीपीएफ से जो है कंपेयर करके दिखा रहा हूं। यहां पे एक चीज देखने वाली है कि पीपीएफ में अगर आप रेट देखेंगे तो 7.1% का रिटर्न यहां पे दिखाता है पीपीएफ में। अब ये रिटर्न सर पोस्ट टैक्स है, प्री टैक्स है, ये रिटर्न पोस्ट टैक्स ही रहता है क्योंकि यहां कोई टैक्स लगता नहीं। तो 7.1% का रिटर्न जो निकाल रहा हूं ये पोस्ट टैक्स निकाल के चल रहा हूं। वही ईएलएसएस में मैंने जो रिटर्न निकाला वो रिटर्न मैंने सीएजीआर के हिसाब से 12.4% लिखाया और 12.4% में से आप पोस्ट टैक्स निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर 12.4% आपको गिवन है और ये प्री टैक्स है तो 12.4% में से आप 10% जब माइनस करेंगे, क्योंकि टैक्स हमने कितना बताया 10%, तो 11.16% आपका आ जाता है। अब 11.16 में से मैं 7.1 माइनस करता हूं तो समवेयर अराउंड 4% का स्प्रेड आपको मिलता है यहां से ईएलएसएस में पीपीएफ से कंपेयर करेंगे। बट मेजॉरिटी ऑफ लोग पीपीएफ में जाते हैं, उनको लगता है बहुत सिक्योर है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, ईएलएसएस में भी अगर आप पेशेंटली बने रहे और अच्छा पोर्टफोलियो अगर आप डिजाइन करवा पाए तो ईएलएसएस भी आपको बहुत बढ़िया बेनिफिट यहां पे दे सकता है। अब आपको डिसाइड करना है आपको किस पोर्टफोलियो को कैसे स्कैनिंग करनी है और कैसे वो चीजें आपको निकालनी है। वो आपको आपका स्किल ऑफ माइंड चाहिए। आप अपने डिस्ट्रीब्यूटर से पूछ सकते हैं कि कौन सा ईएलएसएस मार्केट में बढ़िया चल रहा है और किस में इन्वेस्ट करना बेहतर रहेगा। और जहां तक मैं टैक्सेशन ऑफ रिटर्न्स की बात करूं तो पीपीएफ के अंदर टैक्स एग्जेम्प्ट रहता है, पूरा कंप्लीटली एग्जेम्प्ट रहता है। ईएलएसएस के अंदर आपकी 1 लाख तक की, जैसे मैंने बताया था, लिमिट तक आपका फ्री है, उसके बाद 10% की टैक्सेशन इसके ऊपर रहती है। लिक्विडिटी के पॉइंट से बात करूं तो अगर आपको पैसा, लिक्विडिटी मतलब तरलता, कब आपको पैसा हाथ में आता है, 15 साल के बाद या 3 साल के बाद आपके हाथ में पैसा आ जाता है, क्योंकि इसमें लॉक इन पीरियड ईएलएसएस के केस में 3 साल का रहता है। तो दोस्तों जो मैंने रिटर्न आपको बताई है, रिटर्न शो करिए 7 अप्रैल 2021 के हिसाब से मैंने आपको रिटर्न यहां पे जो है प्रेजेंट करी हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे समझना ये बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है। इस डायग्राम में अगर आप देखें, इस चार्ट में अगर आप देखें तो यहां पे मैंने पीपीएफ को कंपेयर करा है निफ्टी 50 के टीआरआई से। टीआरआई बेसिकली निफ्टी 50 का एक बेंचमार्क है, जहां पे अगर आपने निफ्टी 50 टीआरआई में 5000 की एसआईपी चालू करी होती है, पीपीएफ में 5000 की एसआईपी चालू करी होती है 20 ईयर्स के लिए। ध्यान देंगे, मैंने क्या बोला, 5000 की एसआईपी मंथली अगर आपने करी होती 20 ईयर्स तक, तो टोटल मिला के अगर 5000 की एसआईपी करते हैं तो 5000 इंटू 12 इंटू 20, तो आपने टोटल 12 लाख रुपए आपने यहाँ इन्वेस्ट करा है। तो अगर आपने 12 लाख रुपए इन्वेस्ट करा होता पीपीएफ में या निफ्टी 50 टीआरआई में, तो दोनों में कितनी रिटर्न बनती। तो अगर आप देख सकते हैं क्लियरली, अगर आपने पैसा पीपीएफ में डाला होता 5000 रुपए के हिसाब से 20 सालों के लिए, तो मैं आपको बता दूं आपका 29 लाख रुपए के तकरीबन पैसा बन जाता। और यही चीज अगर आप निफ्टी 50 टीआरआई में बनाते हैं तो तकरीबन 65 लाख, आप देख सकते हैं 60 से 70 के बीच की फिगर, 65 लाख पैसा बन जाता। तो 65 लाख में से जब मैं 29 लाख को माइनस करता हूं, तकरीबन 36 लाख का डिफरेंस आ रहा है 20 ईयर्स के होराइजन में। और रीजन उसका कंपाउंडिंग ही कहीं ना कहीं है, और रिटर्न्स कहीं ना कहीं मैंने आपको बताया था स्प्रेड की वजह से और उसके ऊपर मिलने वाले कंपाउंडिंग की वजह से काफी बड़ा फर्क यहां पे डाल देते हैं। तो दोस्तों ये था कि अगर मैं पीपीएफ में पैसा डालूं या मैं किसी इक्विटी स्कीम्स के अंदर डालूं, खास करके ईएलएसएस में, तो कैसे कंपैरिजन कर सकते हैं। तो जनरल पॉइंट्स पे अब मैं आता हूं। सम जनरल पॉइंट्स पे आपको क्या ध्यान देने की जरूरत है। अब जनरल पॉइंट्स में एक चीज समझिए कि होता क्या है, कई बार लोग आखिरी में अपना पैसा बीच में डालते हैं। आखिरी में पैसा डालते समय एक चीज आपको ध्यान में रखनी है कि अगर आप बिल्कुल 31 मार्च 30 मार्च के अराउंड डालते हैं, तो अब सेबी का एक नया रूल है, जब तक आपके फंड्स रिलाइज नहीं होंगे आपको एनएवी अलॉट नहीं होगी। मान लीजिए आपने 30-31 तारीख को पैसा डाल दिया, ठीक है, अपनी टैक्स सेविंग करने के लिए, और वो पैसा रिलाइज अप्रैल में हो तो कोई फायदा नहीं होगा, उसका आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो ध्यान ये रखना है जब आप लमसम करते हैं तो कम से कम डेट जो है 25 से पहले की लेके रखें, और ताकि आपका फंड्स जो है रिलाइज हो जाए, उस हिसाब से आपको यूनिट्स अलॉट हो जाए और आप उसका बेनिफिट ले सकें। दूसरा पॉइंट, ये मेरी अपनी पर्सनल सलाह है, आपकी सलाह दूसरी हो सकती है, आप अपनी कोई सलाह ले सकते हैं अपने डिस्ट्रीब्यूटर से पूछ के, अपनी स्किल्स ऑफ माइंड से। मेरा मानना ये है कि आप यहां पे एसआईपी कर सकते हैं। टैक्स सेवर में एक बेहतर ऑप्शन रहता है एसआईपी करने का, डिपेंडिंग कि अगर आपने बाकी एटीसी के प्रोडक्ट्स ले रखे हैं, कंपैरेटिवली कितना अमाउंट आपका बच जाता है, उसके हिसाब से आप डिवाइडेड बाय 12 करके अपनी मंथली एसआईपी निकाल सकते हैं, और उसके हिसाब से आप इस प्रोडक्ट का बेनिफिट उठा सकते हैं। काफी अच्छा यहां पे स्प्रेड रहता है। मैंने तो फिर भी 12 साढ़े 12 का स्प्रेड लिया था हिस्टोरिक रिटर्न लेके। अगर आप 10% का भी स्प्रेड पढ़ते हैं, अगर 10% का भी मैं ईएलएसएस का रिटर्न मान लूं और उसमें अगर टैक्सेबिलिटी हटाऊं तो 9% बनती है। 10% माइनस 1%, क्योंकि मैंने 10% की टैक्सेबिलिटी बोली थी, 9% और 7.1% से कंपेयर करो तो समवेयर अराउंड 2% का स्प्रेड यहां फिर आता है। तो दोस्तों यह था टैक्स सेवर के बारे में जो मैंने बताने की कोशिश करी कि टैक्स सेवर में कैसे पैसा लॉक इन रह जाता है और किस तरीके से आप टैक्स सेवर को बाकी प्रोडक्ट से कंपेयर कर सकते हैं और टैक्स सेवर उनमें कैसे निकल के बेहतर आता है। बाकी आपकी अपनी मर्जी है, इन्वेस्ट आपने करना है। मेरा पर्पस था आपको डिफाइन करना, आपको समझाना कि किस तरीके से टैक्स सेवर भी एक अच्छा आपके लिए इंस्ट्रूमेंट हो सकता है पैसे बचाने का, आपकी हार्ड एंड मनी को बचाने का। दोस्तों
अगर वीडियो पसंद आई होगी तो डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों से शेयर करें। और अगर आपकी कोई भी क्वेरी आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या मुझे मेल कर सकते हैं filmwithaSolution@gmail.com। जय हिंद।